नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र में संभवतः 2 महीनों में चुनाव हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से सर्वे ये बता रहे हैं कि इस बार महायुति सरकार यानी बीजेपी के नेतृत्व में जो सरकार इस समय चल रही है महाराष्ट्र में, उसे बड़ा झटका मिल सकता है। और दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी को बड़ी बढ़त बताते हुए कई सर्वे ने दिखा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी शायद अपनी हार को अभी से कबूल करना स्वीकार कर दिया है, क्योंकि बीजेपी का ये आंतरिक सर्वे ये बता रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में उसे बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब सच सुनने और देखने की आदी होती जा रही है, या वो ये समझ चुकी है कि अब सच सुनने और देखने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जितना सच्चाई से वो मुंह फेरेगी उतना उसे नुकसान होगा। ये बात उसे लोकसभा चुनाव के समय से ही समझ में आ चुकी है। और बीजेपी मतलब यहाँ मेरा इशारा संघ से है, क्योंकि संघ ने बार बार ये कहा है, बार बार ये चेतावनी दी है। और पिछले दिनों जिस तरीके से मोहन भागवत के बयान सामने आए, उससे समझ में आ रहा है कि संघ जो है वो अब बीजेपी की हकीकत या ये समझ रहा है कि मोदी असल में, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अब कितने पानी में है। ये बात संघ को भी समझ में आ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद इस बात को समझना नहीं चाह रहे। वो अभी भी जो सच्चाई से मुंह फेर रहे हैं, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी ने अभी महाराष्ट्र में जो अपना एक आंतरिक सर्वे किया और उसमें जिस तरह से खुद को ही कम नंबर दिए, उससे ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब सच को स्वीकार करने लगी है। उसने अपनी हार अभी से शायद कबूल कर ली है। और इधर उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के पूर्व साथी हैं, बीजेपी से दगा खाए हुए साथी हैं, उन्होंने भी अब बीजेपी को एक चुनौती दे दी है। देवेंद्र फडणवीस, वो भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें उद्धव ठाकरे ने साफ साफ ये कहा है, या तो अब आप रहेंगे या मैं रहूंगा। इतनी बड़ी चुनौती मेरा ख्याल है पिछले दिनों या हाल के सियासी इतिहास में किसी ने किसी को इस तरह से नहीं दी होगी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को ये चुनौती दी है। तो क्या है इस चुनौती के मायने, और क्यों महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही कबूल कर ली है हार? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे आया है। अखबार की रिपोर्ट ये बताती है कि बीजेपी ने इस बार महाराष्ट्र में अपने आप को 55 से 65 सीटों तक सीमित कर लिया है। जिस बीजेपी को वो हमेशा ये दावा करती रही है कि मोदी है तो मुमकिन है और हम कहीं भी जाएंगे वहां जीत लेंगे, जहां नहीं भी हमारी सरकार है वहां हम सरकार बना लेंगे। लेकिन अब बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपने आप को जो ये कम नंबर दिए हैं, जबकि 2019 में बीजेपी ने 105 सीटें, 2014 के चुनाव में 122 के आसपास सीटें उसने जीती थी, शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी ये मन बना चुकी है कि हम विपक्ष में बैठेंगे। और इधर जो मैं चर्चा कर रही थी कि उद्धव ठाकरे ने कल देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ी चुनौती दे दी है कि अब या तो आप रहेंगे या मैं रहूंगा। क्या है इस चुनौती के मायने? अमलेंदु जी, आपसे जरूर जानना चाहूंगी। और उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा है, मराठी में कहा है, मैं उसको यहाँ सुना देती हूँ। कल एक बैठक थी पार्टी कार्यकर्ता यानी शिवसेना कार्यकर्ताओं की, उसमें उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक अस्तित्व पर उन्होंने तीखा हमला बोला था। और उन्होंने ये कहा था कि एमपीए ने लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार को खत्म कर दिया। अब हम विधानसभा चुनाव में भी बाकी बचे अहंकार को खत्म कर देंगे। उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर हमें जेल भेजने की साजिश रची। अनिल देशमुख ने मुझे इस बारे में बताया था। फडणवीस ने मेरे परिवार पर हमला किया। इतने दिनों तक मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी साहस के साथ खड़ा रहा। अब वो या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगा, ये उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कल। और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को ये भी कह दिया कि आने वाले दिनों में अगर आपको और आक्रामक होने की जरूरत पड़े तो आप आक्रामक होइए। अगर किसी ने आपकी पार्टी पर यानी शिवसेना पर हमला किया तो आप पलटवार करने के लिए भी तैयार रहिए। यानी उद्धव ठाकरे बिल्कुल जिसको कहते हैं कि अब बिल्कुल ताल ठोककर मैदान में आ चुके हैं। अमलेंदु जी, इस जो उद्धव ठाकरे की चुनौती है, इसकी पृष्ठभूमि दरअसल ये है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह खुलासा किया था
कि महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी तो देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे और अजित पवार और उनके बेटों के खिलाफ साजिश रची थी और इस साजिश के तहत ही फिर ये सारा ऑपरेशन लोटस चला और सत्ता परिवर्तन हुआ। किस तरह से एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को तोड़ा गया, इसका खुलासा अनिल देशमुख ने किया था, जिसके बाद से महाराष्ट्र का सियासी तापमान काफी गर्म हो चुका था। और भले मुंबई बारिश में एकदम पानी पानी हो रही है, लेकिन ठंडक इस मौसम में भी सियासत में नहीं पड़ी। और अब आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने रह गए हैं शायद, अगर केंद्र मतलब चुनाव आयोग अगर समय से चुनाव की घोषणा कर दे तो 2 महीनों में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में आप क्या देखते हैं, उद्धव ठाकरे की ये जो चुनौती है, इसके क्या मायने आप समझ रहे हैं? सर मित्रा जी, उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती देवेंद्र फडणवीस को दी है, और देवेंद्र फडणवीस को नहीं, एक तरीके से कहा जाए ये सीधी चुनौती नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दी है उद्धव ठाकरे ने। चूँकि देवेंद्र फडणवीस तो वहाँ मोहरा है भारतीय जनता पार्टी के, जो भी कुछ होते हैं ऑपरेशंस वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने जो चुनौती दी है वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दी है कि आप आइए, और ये कहा भी है उन्होंने कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो आए महाराष्ट्र में आकर चुनाव प्रचार करें। और अब हम देखते हैं महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरीके से लोकसभा में सबक सिखाया, वैसे ही विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाएगी। तो उद्धव ठाकरे ने एक तो ये खुली चुनौती जो दी है एक तरीके से, सर मित्रा जी, पिछले दिनों जो एक षड्यंत्र की आई थी खबर, और ये खबर आई थी कि जो अनिल देशमुख जो एनसीपी के नेता हैं, एनसीपी शरद पवार के नेता हैं, वो जिस समय केंद्रीय गृह मंत्री थे, वो केंद्रीय नहीं सॉरी महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उस समय देवेंद्र फडणवीस ने उनके पास किसी व्यक्ति को भेजा और कुछ हलफनामे भेजे, और उन हलफनामों में ये था कि वो शरद पवार के खिलाफ, वो अजीत पवार के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ, आदित्य ठाकरे के खिलाफ और अनिल परब के खिलाफ वक्तव्य दें, वो मतलब हलफनामा दें, तो वो जेल नहीं जाएंगे, वरना जेल भेज दिए जाएंगे। इस तरीके की उनके सामने शर्त रखी थी। अनिल देशमुख ने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली, और जब अनिल देशमुख ने ये खुलासा किया तो उसके बाद फिर जब देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उस पर पलटवार किया गया, तो उन्होंने कहा, अनिल देशमुख ने चुनौती देते हुए कि मेरे पास ये पेन ड्राइव है, इसमें ये वीडियो है, जिस दिन कहेंगे देवेंद्र फडणवीस, मैं उस क्षण इसको रिलीज़ कर दूंगा। उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस एकदम खामोश हो गए हैं, और देवेंद्र फडणवीस ने फिर अनिल देशमुख के किसी भी आरोप का जवाब नहीं दिया। इससे ये समझा जा सकता है समित्रा जी कि अनिल देशमुख के पास कोई ना कोई सबूत है, और वो चीज़ें सही है जो वो आरोप लगा रहे हैं, वरना देवेंद्र फडणवीस उस पर पलटकर वार करते हो, कहते कि आप में हिम्मत है तो आप उसको जारी कर दीजिए। इस तरीके का कोई बयान मैंने कम से कम देवेंद्र फडणवीस का नहीं सुना कि उन्होंने अनिल देशमुख को चुनौती दी हो कि आप उस वीडियो को जारी करके दिखा दीजिए। तो ये समझा जा सकता है उसमें था क्या जो देने थे। उसमें एक ये था कि जो आदित्य ठाकरे हैं, उनको एक वो जो दिशा सालियान केस है, उसमें आरोपी बनाए जाने के बारे में आप कह दीजिए कि इसमें ये इनका हाथ था। ये था उद्धव ठाकरे ने यही जो है वो कहा है कि आपने मुझे और मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की। देखिए समित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से निम्न स्तर की राजनीति करते हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को किस तरीके से व्यक्तिगत शत्रुता में बदलते हैं, इस केस से ये समझा जा सकता है। आपकी उद्धव ठाकरे से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए उद्धव ठाकरे की वजह से, ये भी समझा जा सकता है। लेकिन जब बने थे तब भी उद्धव ठाकरे की वजह से ही मुख्यमंत्री बने थे। तो आप इस स्तर तक पहुंच जाएंगे, इसको लेकर उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है, उद्धव ठाकरे ने खुली चुनौती दी है। तो ये उद्धव ठाकरे की खुली चुनौती एक तरीके से केवल देवेंद्र फडणवीस को नहीं है, ये मोदी जी और अमित शाह को भी खुली चुनौती देवेंद्र फडणवीस ने दी है। समझा जा सकता है समित्रा जी कि महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बदल रही है। जिस तरीके से आरएसएस के जो समाचार पत्र हैं, जो उनकी पत्रिकाएं हैं, उनमें बीजेपी पे हमला बोला जा रहा है, नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके की आलोचनाएं हो रही हैं। खुद महाराष्ट्र की बीजेपी जो वो कह रही है कि हम अति आत्मविश्वास में हारे, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दखल यहाँ होता है स्थानीय राजनीति में, यानी राज्य की राजनीति में, उसकी वजह से नुकसान हुआ। ये महाराष्ट्र की बीजेपी की जो बैठकें हुई, उनमें से ये खबरें मीडिया में प्रकाशित हुई हैं कि इस तरह की वहाँ बातें आई हैं। तो ये बातें आना, ये साफ तौर पर संकेत देता है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को या तो महाराष्ट्र में अपना हस्तक्षेप रोकना पड़ेगा, और अगर हस्तक्षेप करते रहते हैं, देवेंद्र फडणवीस इसी तरीके की राजनीति करते रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में मुश्किलें महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जो
महाराष्ट्र की जिस आंतरिक सर्वे की आपने बात की, वो सर्वे भी यही बताता है सुमित्रा जी कि बीजेपी 55 से 65 सीटों के बीच सिमट रही है। आरएसएस इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और आरएसएस को लग रहा है कि अब मोदी के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे या देवेंद्र फडणवीस के नाम पे अब महाराष्ट्र में सरकार में वापस नहीं आया जा सकता है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी अब कोई मदद करने की स्थिति में नहीं है। इसको लेकर आरएसएस बहुत ज़्यादा चिंतित है और ये जो आंतरिक सर्वे जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस तरीके का आया है भाजपा को लेकर, उसके बाद संघ और आरएसएस के बीच भी तलवारें खिंची हुई दिखाई पड़ती हैं सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, संघ और बीजेपी के बीच में जिस तरीके से एक वो तलवार खिंची हुई है या एक तनाव जो बना हुआ है, वो अब लगातार सतह पर आया जा रहा है। चाहे वो मामला महाराष्ट्र का हो या उत्तर प्रदेश का हो, हर जगह ये दिख रहा है कि संघ जो है वो अब खिन्न हो चुका है। मोदी की बीजेपी और उसकी जो राजनीति है कि हम अकेले ही सब कुछ करेंगे, अपने मन से करेंगे और अपने आप को जो सुपीरियर समझना, महामानव से भी ऊपर, अब तो वो ये बात मोहन भागवत खुद बोल चुके हैं कि महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है और अब आप विश्व रूप बिल्कुल आप होना चाहते हैं, क्योंकि देवता और भगवान बनने के बाद भी आप ये सोचेंगे कि मैं कुछ और बन जाऊं। तो मोहन भागवत ने ये बात जो है वो अनायास तो नहीं कही है, इसके पीछे उनका एक जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं जाहिर हुई है। देखना यही है कि ये नाराजगी कब खुलकर नरेंद्र मोदी का नाम लेकर जाहिर होती है, बस इसी बात का इंतजार है। लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र में चल रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि संघ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है और उसने ऑर्गेनाइजर में और एक और उनकी जो मराठी पत्रिका है, मेरा ख्याल है शायद विवेक या ऐसा ही, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि आप अजित पवार को जिस तरीके से साथ ले आए, ये चीज हमारे खिलाफ गई है। क्योंकि अजित पवार जो भी कहें एनसीपी के नेता रहे हैं और एनसीपी अभी भी है वो, तो एनसीपी जो है उसने कभी भी वो वैसी हिंदुत्व की राजनीति नहीं की जिस राजनीति पर बीजेपी चलती आई है। शिवसेना जरूर उस राजनीति की थी, लेकिन शिवसेना को भी आपने जब आपने तोड़ दिया तो आपने उसको अलग कर ही दिया। और उद्धव ठाकरे के साथ साथ यहाँ भी हम जो तस्वीर देख रहे हैं अमलेंदु जी, इसमें हम देख रहे हैं कि आदित्य ठाकरे किस तरह उनके अपने पिता के पीछे चल रहे हैं। आदित्य ठाकरे मतलब अपने पिता के साथ, वो पिछले सरकार में मंत्री भी रहे थे। उनकी राजनीति अपनी है, वो किसी विवाद में उस तरह से नहीं पड़े, लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि दिशा सालियान केस में उनका नाम घसीटने की कोशिश हुई। और इससे पहले मुझे याद पड़ता है कि एक बड़ी एंकर जो अपने आप को मानती हैं, उन्होंने ऑफ कैमरा ये बात कही थी, लेकिन वो रिकॉर्ड में आ गई थी कि लिख कर ले लो, ये शिवसेना के लिए राहुल गांधी साबित होंगे। और आज राहुल गांधी क्या कमाल कर रहे हैं, ये तो अब खुद मीडिया वाले भी इसको स्वीकार करने लगे हैं, तभी आप उनको दिखाने पर मजबूर हो रहे हैं। ये तो खैर अलग चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी अब अपनी राजनीति को किस लेवल पे ले जा चुके हैं। उस लेवल तक पहुंचना बीजेपी नेताओं के लिए संभव ही नहीं हो रहा है। और यहाँ आदित्य ठाकरे को अब निशाना बनाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है, उससे समझ में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे का वो सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर पा रही, तो शायद वो आदित्य ठाकरे के जरिए उद्धव ठाकरे को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले राज ठाकरे के साथ मिलकर उसने ये कोशिश की, लेकिन राज ठाकरे भी एक चुनाव के बाद अब वो समझ गए और फिर उन्होंने कह दिया कि मतलब नाराजगी उनकी भी जाहिर हो गई। तो बीजेपी की जो जितनी भी चालाकियां हैं, जो उसकी रणनीतियां हैं, उनका खुलासा धीरे धीरे होता जा रहा है। और कुछ दिनों पहले अमलेंदु जी, मेरा ख्याल है महीना भर या 15-20 दिन पहले की बात है, सकाल जो अखबार है महाराष्ट्र का, उसका एक सर्वे आया था। उसमें उन्होंने ये बताया था कि महाविकास आघाड़ी अगर आज चुनाव हुए तो एमवीए सरकार को 48.7% लोग जो है वो वोट देंगे, यानी वो उसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं। और बीजेपी यानी महायुति सरकार के लिए केवल 33.1% लोग। बहुत ज्यादा अंतर है 33 और 48 में। ऐसा भी नहीं है कि 2-1% का अंतर है जिसको बीजेपी कवर कर सकती है। ये प्रीपोल सर्वे है। अभी जब चुनाव की घोषणा होगी उससे पहले बीजेपी ने जो अपना ये सर्वे कर लिया है, तो क्या बीजेपी अब सच देखकर और जमीन पर मतलब पैर रखकर आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि उसने समझ लिया कि हम जितना हवा में उड़ लें धड़ाम से गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां जिस तरह का नुकसान हुआ है। क्या आपको ये लगता है, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ये चुनौती दे दी मोदी को कि आप आइए और आप यहाँ पर चुनाव प्रचार करके बता दीजिए, नहीं जीतेगी बीजेपी, ये उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया। इससे पहले जो धारावी वाला मामला था उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम आते ही इस जो भी अनुबंध है इसको हम कैंसिल कर देंगे और हम महाराष्ट्र में इस तरह से या धारावी को हम अडानी सिटी नहीं बनने देंगे, ये उन्होंने कहा। कल भी उन्होंने जो अपना कार्यकर्ताओं से बात की उसमें भी उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार जो है 2 उद्योगपतियों के साथ यानी अदानी और अंबानी, महाराष्ट्र में रहकर अदानी और अंबानी की बात कहना अमलेंदु जी,
ये पहले कठिन हो सकता था, लेकिन अब ये जो परिवर्तन आया है, या उद्धव ठाकरे भी अब जिस तरीके से आक्रामक अंदाज अब दिखा रहे हैं, क्या ये राहुल गांधी की राजनीति का असर आप देख सकते हैं इसमें? क्योंकि आक्रामकता तो अभी तक सारे नेता अलग अलग तरीके से दिखाते ही थे, लेकिन अब जिस तरह से उद्योगपतियों का नाम लेकर या सीधे सीधे मोदी जी को उनकी सत्ता को चुनौती देकर अब राजनीति करने का ये जो नया रिवाज शुरू हुआ है, क्या ये राहुल गांधी का असर दिख रहा है? और क्या, क्योंकि उद्धव ठाकरे हैं या संजय राउत हैं, शिवसेना के ये नेता पहले भी राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। महाराष्ट्र में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, उसका बहुत असर पड़ा और एमबीए के प्रदर्शन में काफी सुधार आया। अब आप क्या देखते हैं कि ये जो सकाल का सर्वे है या जो बीजेपी का आंतरिक सर्वे है, क्या इसमें राहुल गांधी की राजनीति की छाप दिख रही है आपको? देखिए मित्रा जी, राहुल गांधी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक नारा दिया था, डरो मत, वो डरो मत का नारा काफ़ी ज़्यादा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये लोकसभा चुनाव के दौरान भी काम करता हुआ दिखाई दिया, और सिर्फ काम करता हुआ दिखाई नहीं दिया, उसके सार्थक परिणाम भी आते हुए दिखाई दिए। और इसने एक काम ये किया समिता जी, जो आपने भी इसकी तरफ इशारा किया, कि इंडिया गठबंधन के नेता जो थे उनके डर से उनके मन से एक तरीके से डर निकल गया, और सब एकजुट होकर बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। देखिए, नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का पूरा कारोबार जो है डर पे ही टिका हुआ है, और डर ख़त्म हो जाएगा तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का कारोबार सिमट जाएगा। ये डर दिखाते रहते हैं हिंदुओं को मुसलमानों का, सवर्णों को पिछड़ों का, पिछड़ों को सवर्णों का, दलितों को सवर्णों का, सवर्णों को दलितों का, ये समाज को विभाजित करके और एक दूसरे का डर दिखा करके अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। तो ये डर जो निकल गया इंडिया गठबंधन के लोगों से, अब जो आप ईडी और सीबीआई को लेकर के करते थे वो भी निकल गया डर। अब ईडी और सीबीआई को लेकर कोई अब डरता नहीं है, और साफ तौर पे कहा जाता है कि ठीक है, जितनी तुम्हें ईडी और सीबीआई भेजनी है भेज दो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। तो ये डर जो है निकल गया। अब ये डर निकलने का परिणाम ये हो रहा है समिता जी कि मोदी जी का आभा मंडल अब समाप्त हो रहा है, धूमिल हो रहा है, और वो लगातार धूमिल हो रहा है। लोकसभा चुनाव में किसी तरीके से 240 सीटें आ गईं। अब वो 240 किस तरीके से आई हैं, वो एक रिपोर्ट आ चुकी है एडीआर की, कि किस तरीके से 538 सीटों पे वोटों का घपला हुआ है। अब वो घपला, उस पर चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। तो अब वो एडीआर का अपना आरोप है, उनकी अपनी उन्होंने किया है, सर्वे किया है और शोध किया है, उससे उन्होंने बताया है। तो उस पर चुनाव आयोग को अपनी सफाई देनी है, और उस पर जांच कोई होती है तो वो देखा जाएगा, कब होती है कोई नहीं होती। लेकिन ये बात तो समझ में आ गई समिता जी कि लोकसभा चुनाव में ही मोदी जी का ग्राफ गिर चुका था। अब जो महाराष्ट्र में चुनाव होना है समिता जी, इस महाराष्ट्र के चुनाव में उद्धव ठाकरे जिस तरीके से दहाड़ रहे हैं, और वैसे भी हम लोगों ने देखा है कि बाला साहब ठाकरे के समय से ही शेर जो है वो उनके रहता है सामने, मतलब वो उसको अब रखते हैं अपना एक तरीके से सिंबल के तौर पे शेर को रखते हैं। तो ये जो शेर, अब वो शेर को अपना एहसास हो गया है कि उसके अंदर शक्ति क्या है। और आपको याद होगा, मुझे ध्यान पड़ता है शायद वो बेंगलुरु की बैठक थी इंडिया गठबंधन की, जिसमें उद्धव ठाकरे ने कहा था कि डरना नहीं है और आपकी आवाज़ उठाने के लिए हम हैं। तो ये राहुल गांधी के डरो मत नारे की ही प्रतिध्वनि जो थी वो बेंगलुरु की इंडिया गठबंधन की बैठक में हुई थी, और उद्धव ठाकरे ने इस बात को वहाँ कहा था कि डरना नहीं है, इनकी आंख में आंख डालकर बात करना, यानी मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डालकर बात करना है। और कल जो उद्धव ठाकरे बोले हैं वो उसी तरीके से उसकी कहा जाए कि अगली कड़ी है। उन्होंने सीधे आंख में आंख डालकर बात करने की बात की, और देवेंद्र फडणवीस को ये चुनौती देना कि या तो अब राजनीति में आप रहेंगे या मैं रहूँगा। तो ये साफ संकेत दे दिया है कि जो प्रतिशोध की और राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की है, और जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को राजनीतिक दुश्मनी में बदला है, तो अब वो दुश्मनी भी अगर आपको करनी है तो हम वो दुश्मनी करने के लिए भी तैयार हैं। राजनीति में अब हम में से और आप में से अब एक रहेगा। तो जब आपने दुश्मनी की शुरुआत कर दी है तो अब इसको दुश्मनी की तरीके से ही लेते हैं। ये संदेश उद्धव ठाकरे ने दिया है, और साफ साफ संदेश है, इसमें कोई इफ वर्ड छुपा के करने वाली बात नहीं है। उद्धव ठाकरे का संदेश एकदम साफ है कि आपने राजनीतिक दुश्मनी की शुरुआत की है। अनिल देशमुख को आपने जो दबाव डालने की कोशिश की, अनिल देशमुख ने ये बताया है, ये साफ किया है अनिल देशमुख ने, और उन्होंने दावा कर दिया है कि उनके पास वो पेन ड्राइव में वो वीडियो भी हैं जिसमें इस तरीके की बातें हैं। वो जिस दिन देवेंद्र फडणवीस कहेंगे उस दिन उसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
इसका मतलब कि आपने राजनीतिक शत्रुता, मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो थी उसको आपने शत्रुता में बदला है, व्यक्तिगत शत्रुता में बदला है। तो अब हम इस पर भी जाकर आपसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसका संदेश सुमित्रा जी जब जाएगा जनता के बीच में, तो एक तो जो शिवसेना का कार्यकर्ता है उसका सीना और चौड़ा होगा कि उसका नेता अभी भी दहाड़ रहा है। देखिए, पूरी लड़ाई जो है चुनाव में वो परसेप्शन की होती है। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे क्यों आई? उसको लग गया कि नरेंद्र मोदी की बातों में अब दम नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी जब जिस तरीके से मछली, मटन, मंगलसूत्र इस सब पर आ गए सुमित्रा जी, तो उसी समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लग गया कि अब नरेंद्र मोदी के जेब में कुछ है नहीं और इनका आत्मविश्वास डोल चुका है, वरना इस स्तर पर आकर ये बात नहीं करते। और वहीं से पहले चरण के बाद दूसरे चरण से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को समझ में आ गया कि मोदी जी के पास अब कुछ नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस तरीके से चुनाव में या तो हिस्सा नहीं लिया, और हिस्सा भी लिया तो वो उत्साह नहीं दिखाया जो उनको दिखाना चाहिए था। उसकी हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। आज उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बातें की हैं उससे ये साफ समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरो, भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंको, और महाराष्ट्र में हम सत्ता में आ रहे हैं और हमारी सत्ता को अब कोई हिला नहीं सकता। ये संदेश उद्धव ठाकरे ने दिया। अब ये संदेश जाने का मतलब ये होगा सुमित्रा जी कि अब पोलिंग बूथ पे शिवसैनिक जो है वो मजबूती के साथ खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी के और एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता का कुछ गड़बड़ करना चाहेंगे तो वो उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ये संदेश जा चुका है कि सरकार बीजेपी की जो है एकनाथ शिंदे वाली वो जाने वाली है, नई सरकार आने वाली है, जनता इसके पक्ष में है, ये समझा जा सकता है। जिस आपने जिक्र किया सकाल के उसका पोल का, सुमित्रा जी सर्वे का, आप देखिए कि वो लगभग 15% का अंतर दोनों के बीच में दे रहा है, महायुति के और महाविकास अघाड़ी के। ये 15% का अंतर सुमित्रा जी जब ये सीटों में तब्दील होगा तो ये जो हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की थी, जब ये सीटों में तब्दील होगा तो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ महागठबंधन जाता हुआ दिखाई देगा। और बीजेपी का सर्वे जो आया है मीडिया रिपोर्ट्स में वो भी यही बता रहा है कि महाविकास अघाड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से पिछड़ रही है, 55 से 65 सीटों के बीच में ये महायुति आ रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, महायुति 55 से 65 सीटों के बीच में है। तो यानी दुर्गति जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की होने जा रही है। महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी से हिसाब किताब चुकता करने के लिए तैयार बैठी है। तो उद्धव ठाकरे का आत्मविश्वास भी इसीलिए आ रहा है कि जनता भी उनको अपने साथ दिखाई दे रही है। दूसरा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है कि आपका नेता ज़मीन पर भी लड़ेगा और विधानसभा के अंदर भी लड़ेगा, लड़ाई में आपका नेता पीछे नहीं है। और जाहिर सी बात है सुमित्रा जी कि कोई भी चुनाव होता है तो युद्ध के तरीके से ही होता है। हर नेता का ये काम होता है कि वो अपने कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाकर रखे और ये उसे बताए। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था जो उसके गले में पड़ गया, वो दिया किस दिया था? वो दिया इसलिए था कि उसका कार्यकर्ता जो इसमें रहेगी अब तो हमारी 400 पार सीटें आ रही हैं और मोदी जी ने बड़ा लक्ष्य तय कर दिया है। लेकिन हालांकि वो उल्टा पड़ा उनको जाकर, लेकिन वो दिया इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे। और जो खबरें आ रही थी जिस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह पिछड़ रही है लोकसभा चुनाव में, तो उससे बचा जाए और कार्यकर्ता का मनोबल ना गिरे। लेकिन वो उसको विपक्ष ने दूसरी तरीके से समझा दिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी रोल रहा, तो इसलिए उनको उसका नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ जो बात है सुमित्रा जी वो अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने की है और ये बताने की है कि उद्धव ठाकरे मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं और इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं। ये संदेश उद्धव ठाकरे देने में कामयाब रहे सुमित्रा जी। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे ने अपनी बात जो है वो जनता तक और शिवसेना कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई दी है। और जैसा अभी आपने कहा, अगर बीजेपी चुनाव को युद्ध की तरह लेती है तो युद्ध के बारे में एक और जो बात कही जाती है अमरेंदु जी की, भाड़े के सैनिकों से युद्ध नहीं जीता जाता है, युद्ध जो है वो सेनापति के आत्मविश्वास से जीता जाता है। और यहाँ भाड़े के सैनिक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन तोड़े हुए सैनिक हैं, चाहे एकनाथ शिंदे की बात करें या अजित पवार की बात करें। जिस तरीके से शिवसेना को पहले तोड़ा, उसके बाद अजित पवार को जो लेकर आए साथ में, उसमें भी ये जाहिर हो गया, क्योंकि उनको लेकर आने के बाद ही उन पर, उनकी पत्नी पर लगे मामले जिस तरह से खारिज हो गए। और भी जो दूसरे नेता जिन पर ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी, उनमें से किसी के केस की फाइल नहीं मिल रही, कोई केस गायब हो गया, कोई केस बंद हो गया। इस सबसे समझ में आ रहा है कि बीजेपी या जो अनिल देशमुख ने जो आरोप लगाया था
कि किस तरीके से साजिशन एक सरकार को गिराया है बीजेपी ने, वो सबके सामने आ गया। और दूसरी बात, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर है कि जो चीज अगर अजित पवार ये सोचेंगे कि शरद पवार, जिनके बारे में अमित शाह ने अभी एक जो ये भी एक अपने मतलब खुद को नुकसान करने वाला उन्होंने जो आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार के सरगना है, और शरद पवार ने उसका जिस तरह से जवाब दिया था कि ठीक है आप मुझे भ्रष्टाचार का सरगना बोलते हैं, तो आप फिर उन्होंने तड़ी पार होने की याद दिला दी थी। तो शरद पवार भी अब चुप नहीं है और लोग भी ये देख रहे हैं कि किस तरह से उनका अपमान हो रहा है। और शरद पवार पर जो अपमान किया था अमित शाह ने, उसके लिए जो अजित पवार गुट के जो सदस्य थे वो भी नाराज थे, उन्हें भी नहीं अच्छा लगा कि शरद पवार के लिए ऐसा कहा गया। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे भी अब वो ये समझ चुके हैं कि जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे को नहीं बख्शा वो उन्हें क्या बख्शेंगे। इसीलिए एकनाथ शिंदे ने हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं से और नेताओं से ये सब कहा था, एक सर्वे किया, और वो अब ये देख रहे हैं कि वो कौन सी 100 सीटें हैं जिन पर मैं चुनाव लड़ूंगा। यानी वो अपने लिए शिवसेना जो शिंदे गुट है वो इन चुनाव में 100 सीटों को की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी जो है वो और ज्यादा सीटें चाहती है। अजित पवार के गुट के लोग भी अब ये चाह रहे हैं कि हम 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ें। तो अभी से महायुति में सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी का आंतरिक सर्वे ये भले बता रहा है कि हमको केवल 55 से 65 सीटें आएंगी, लेकिन अभी चुनाव लड़ने के जो 100 से ज्यादा सीटों पर ये जो दावे हो रहे हैं, यही बीजेपी और महायुति की हार जो है वो सामने दिखने लगी है। एकनाथ शिंदे ने मतलब जो पिछले बार उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, तो शिवसेना ने 127 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो इन 127 सीटों में से 100 सीटें एकनाथ शिंदे अभी अपने लिए चाहते हैं, जिसमें 65 तो जीती हुई सीटें हैं, और जिन 56 सीटों पर वो दूसरे नंबर पे थी शिवसेना, उनको भी एकनाथ शिंदे अपने लिए मांग रहे हैं। जबकि उधर अजित पवार के लिए भी यही कहा जा रहा है कि वो भी अभी से सीटों को लेकर खींचतान उनमें शुरू हो चुकी है। बीजेपी इस खींचतान का क्या नतीजा, मतलब क्या हल निकाल पाएगी, और अगर हल नहीं निकाल पाती है तो क्या यहीं से उसकी हार की शुरुआत हो जाएगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ये दोनों अगर अब बीजेपी से अलग हो गए, क्योंकि संघ तो अभी नहीं चाह रहा है कि अजित पवार उसके साथ रहें। अजित पवार के लिए वैसे भी मुश्किलें शुरू हो गई, क्योंकि हाल ही में वो जो पिंपली चिंचवाड़ से बहुत सारे नेताओं ने, एनसीपी के नेताओं ने शरद पवार को वापस ज्वाइन कर लिया। अजित पवार अभी से कमजोर दिख रहे हैं, तो बीजेपी तो कमजोरों को वैसे ही किनारे कर देती है। एकनाथ शिंदे का जहां तक सवाल है, कहां तक बीजेपी उनके आगे दबेगी? क्या वो उनकी 100 सीटों की मांग को मानेगी, या अगर नहीं मानती है, ऐसे में अगर महायुति टूट जाती है, तो क्या अकेले बीजेपी का कोई भविष्य आपको दिखता है अमलेंदु जी? और अगर एकनाथ शिंदे भी अलग हो जाते हैं, तो क्या अजित पवार और वो भी अगर अलग अलग चुनाव लड़ें, इस तरह से ये तीनों अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में भी महागठबंधन के लिए आसान जीत बिल्कुल तय दिख रही है आपको? देखिए समिता जी, अगर ये तीनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी, तो इसका भी नुकसान अब बीजेपी को ही होगा, किसी और को नहीं होगा। क्योंकि जो एकनाथ शिंदे के साथ वोट है या जो अजित पवार के साथ वोट है, वो वोट वैसे भी उनके साथ नहीं जाता महाविकास अघाड़ी के साथ, और ये बीजेपी के साथ वोट जाता, उसमें टूटन होगी। तो ये नुकसान बीजेपी को होगा। अब देखिए तैयारियां क्या हो रही हैं समित्रा जी, बीजेपी के अंदर तैयारियां ये हो रही हैं कि महाराष्ट्र में हार होगी तो उसकी हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए। तो इसलिए ये अब ये तो नहीं चाहेंगे कि गठबंधन टूटे, मतलब महायुति टूटे, ये चाहेंगे कि महायुति में ही मिलकर लड़ा जाए और उसके बाद हार का ठीकरा अजित पवार या एकनाथ शिंदे के सिर पे फोड़ा जाए। इसकी तैयारियां शुरू हो रही हैं। अजित पवार को लेकर के जो आरएसएस की पत्रिकाओं ने लिखा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजर ने लिखा हो या विवेक ने लिखा हो समिता जी, ये एक तरीके से मोदी को बचाने का ही काम किया गया है कि मोदी के ऊपर जिम्मेदारी ना आए कि महाराष्ट्र में मोदी की वजह से हार हुई। और जो कि छगन भुजबल ने पूछा भी था कि चलिए ठीक है, यहाँ हमारे ऊपर आप जिम्मेदारी डाल रहे हैं हार की, हालांकि हम यहाँ 4 सीटों पर लड़े, उसमें से 2 पर जो थे वो प्रत्याशी थे एकनाथ शिंदे के, और 2 पर हमारे प्रत्याशी थे, उसमें हम 1 जीते 1 हारे, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों हारे? ये सवाल छगन भुजबल ने पूछा था। हम लोगों ने सुनवाया भी था उसको, छगन भुजबल की बाइट को। तो जो सवाल छगन भुजबल ने पूछा था समित्रा जी, तो ये अब तैयारी की जा रही है कि हार की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के सिर फोड़ी जाएगी। उसकी भूमिका आरएसएस की इन पत्रिकाओं के जरिए बनाना शुरू कर दी गई है। फिर बाद में लिखा जाएगा कि हमने तो बीजेपी को पहले ही चेताया था कि अजित पवार को साथ में मत लो या एकनाथ शिंदे के साथ में मत लो, अगर साथ में नहीं लिया होता तो सरकार बनती। यानी उस समय फिर मोदी को बचाने की कोशिश की जाएगी कि मोदी की वजह से नहीं हारे हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की वजह से हारे हैं।
ये बनाने की फिर उस समय प्रयास किया जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मोदी के खिलाफ विद्रोह होना है इन विधानसभा चुनाव के बाद, उसको किस तरीके से थामा जाए, रोका जाए, उसके तहत ये आलेख लिखवाए गए हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस की पत्रिकाएं जो लिख रही हैं वो मोदी के खिलाफ कोई बिगुल बजा रही हैं। वो मोदी को बचाने की रणनीति में काम करते हुए अभी से तैयारी कर रही हैं कि आगे जाकर के बताया जाए कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ में नहीं होते तो बीजेपी को फायदा होता, इनको साथ लेने से बीजेपी को नुकसान हुआ। ये इस रणनीति में चला जा रहा है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार दोनों इस बात को समझ चुके हैं सुमित्रा जी। और एकनाथ शिंदे का ये दबाव जो है ये इसीलिए है, और ये कहा भी है उन्होंने अमित शाह से कि भाई पहले आप तय कर लीजिए कितनी सीटों पर लड़ना है, उसके बाद फिर आगे बातें होंगी। तो ये 100 सीटों का जो दबाव बनाया जा रहा है एकनाथ शिंदे की तरफ से, वो इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि बाद में आप ये ना कहने पाएं कि साहब एकनाथ शिंदे की वजह से नहीं हुआ। अब अगर आपको जाना है एकनाथ शिंदे के साथ और हार का ठीकरा एकनाथ शिंदे के सिर पे ही डालना है तो फिर एकनाथ शिंदे को 100 सीटें दीजिए, वो लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में सुमित्रा जी होगा क्या, हो सकता है एकनाथ शिंदे 100 सीटों पर लड़के भी बीजेपी से ज़्यादा सीटें ले आए, बीजेपी जितना 150 सीटों पे या 160 सीटों पर लड़के भी ना ला पाए। तो ये परिस्थिति हो सकती है। ऐसे में फिर आप किस तरीके से एकनाथ शिंदे पे हार की जिम्मेदारी डालेंगे। एकनाथ शिंदे बहुत समझदारी के साथ 100 सीटों का दबाव इसीलिए बना रहे हैं ताकि या तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तोड़ दे और कहे कि हम अलग लड़ रहे हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे के ऊपर हार की जिम्मेदारी बीजेपी नहीं डाल पाएगी, फिर हार की जिम्मेदारी मोदी के ऊपर आएगी। और जैसा कि एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव के बाद कहा कि 400 पार का नारा जो था वो हमारे लिए आत्मघाती सिद्ध हुआ, और संविधान बदलने की बात जो है उससे ये संदेश गया कि संविधान बदला जाएगा और हमारे खिलाफ माहौल बन गया। यानी एक तरीके से उन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को इसके लिए दोषी ठहरा दिया कि आपका 400 पार का नारा और संविधान बदलने की बातें जो थी उसकी वजह से महाराष्ट्र में हार हुई है। इसके लिए एकनाथ शिंदे या अजित पवार इसके लिए दोषी नहीं है। अजित पवार ने भी अभी घोषणा कर दी है कि साहब जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं वो हम बीजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे, ये भी घोषणा कर दी अजित पवार ने। तो यानी अजित पवार ने भी अपनी तैयारी कर ली है कि हार का ठीकरा मेरे सिर ना फोड़ा जाए, बराए मेहरबानी ये मोदी जी के सिर ही फोड़ा जाए, उन्हीं के सिर पे रखा हुआ है ठीकरा, तो उन्हीं के सिर पे फोड़ा जाए। हार उन्हीं की वजह से हो रही है, मेरी वजह से कोई हार नहीं हो रही है। दूसरा, अमित शाह ने जिस तरीके से जाकर शरद पवार के ऊपर हमला किया उसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट बीजेपी के ऊपर पड़ा है। और अजित पवार के लोगों ने देवेंद्र फडणवीस से मिलकर के शिकायत भी की। ये खबरें आई हैं सुमित्रा जी, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, खबरें आई हैं जो हम लोगों ने भी पढ़ी हैं कि उन्होंने शिकायत की कि अगर शरद पवार के ऊपर आप हमला करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान में रहेंगे, चूँकि शरद पवार का बहुत ज़्यादा सम्मान महाराष्ट्र में है और इस तरीके के हमले कोई यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। एक तो वैसे ही महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात बहुत चलता है, और जिस तरीके से वहाँ के सारे उद्योग उठाकर गुजरात ले जाए गए हैं तो गुजरातियों के खिलाफ एक वैसे ही माहौल है। ऐसे में अमित शाह जाकर अगर शरद पवार के ऊपर हमले करेंगे या उद्धव ठाकरे के ऊपर जाकर हमले करेंगे तो ये फिर महाराष्ट्रियन बनाम गुजराती की लड़ाई जो है ये और ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, और ये जब और ज़्यादा चौड़ी होगी तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वहाँ और ज़्यादा उठाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें कई स्तर पर सुमित्रा जी वहाँ चल रही हैं महाराष्ट्र में, और इसका कुल मिलाकर नुकसान मुझको लगता है ये भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ गई है, उनका आंतरिक सर्वे जो बता रहा है निश्चित तौर पे वो आंतरिक सर्वे समझ गए हैं, और इसलिए हार का ठीकरा फोड़ने के लिए अब सिर तलाशे जा रहे हैं कि वो किसके सिर फोड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है मोदी जी के सिर तो नहीं फोड़ा जाएगा, बाकी वो तलाशे जा रहे हैं किसके सिर फोड़ा जाना है। बिल्कुल हार तय है बीजेपी की, ये बात अब बीजेपी खुद मान चुकी है, तभी उसने अपने आप को इतनी कम सीटें दी हैं। और जैसा लोकसभा चुनाव में जो कहा जा रहा है कि हम अति आत्मविश्वास का शिकार हुए, तो बीजेपी इस बार अति क्या वो आत्मविश्वास ही नहीं दिखा रही है कि वो चुनाव में कोई सम्मानजनक प्रदर्शन भी कर पाएगी। और जिस तरह से अभी से आप कह रहे हैं कि हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए वो उसकी तलाश हो रही है, और इस तलाश में एक नाम शायद देवेंद्र फडणवीस का भी हो सकता है, जिन्हें उद्धव ठाकरे ने बड़ी चुनौती तो दे ही दी है। लेकिन अभी खबर ये भी आई है अमरिंदु जी की अभी जो नीति आयोग की बैठक हुई थी और उसके बाद मोदी जी ने बीजेपी मुख्यमंत्रियों के साथ अलग बैठक की थी, और इसी बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी बंद कमरे में बैठक हुई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हो सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो तो अभी एक्सटेंशन पे ही चल रहे हैं। जैसे बीजेपी एक्सटेंशन सरकार है
वैसे ही वो चला जा रहा है। लेकिन अब ये जो यूपी में भी जो माहौल बन रहा है, उसमें भी जेपी नड्डा जो है चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से आदित्यनाथ योगी के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें ये समझ में आ रहा है कि अब जो बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो नई चीजों को संभाल पा रहा है। और महाराष्ट्र में अब पता नहीं है देवेंद्र फडणवीस को अगर महाराष्ट्र से चुनाव के पहले अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बना दिया जाता है, और चर्चा यह है कि विनोद तावड़े का नाम भी इसमें है, या विनोद तावड़े को वापस महाराष्ट्र भेजा जा सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है अमलेंदु जी, अगर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो क्या ये उनको बिल्कुल महाराष्ट्र यानी जो, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री तो बना दिया, अब क्या बिल्कुल वहां की सत्ता से उनको हटाने की तैयारी है, क्योंकि जीतेंगे तो नहीं? ये देवेंद्र फडणवीस की अपनी चाल है कि मैं अभी से महाराष्ट्र की सत्ता से अलग हो जाऊं और पहले से अपने लिए एक सम्मानजनक पद तलाश लूं, या ये मोदी का कोई खेल आपको नजर आता है कि देवेंद्र फडणवीस को यहाँ बुलाकर वहां पर फिर कोई नया खेल करने की, जैसे नितिन गडकरी को वो बैठाने के लिए अचानक देवेंद्र फडणवीस बन गए थे मुख्यमंत्री, उनका तो कोई नाम चर्चा में था नहीं जब सबसे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वो तो नागपुर में थे आराम से, लेकिन एकदम से उनको जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया, ये चौंकाने वाली बात थी। अभी भी क्या बीजेपी ऐसी कोई तैयारी कर रही है कि एकदम से कोई नया नाम लाकर चौंका दिया जाए लोगों को, या देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के पीछे और क्या रणनीति आपको समझ में आती है? देखिए समिता जी, एक तो आरएसएस से जिस तरीके का तनाव बढ़ता जा रहा है नरेंद्र मोदी का, तो हो सकता है कि शायद ये आरएसएस और मोदी के बीच में पुल का काम जो है वो देवेंद्र फडणवीस करें, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के नज़दीकी बताए जाते हैं कि आरएसएस के काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी हैं। तो ये भी हो सकता है कि आरएसएस से अपने संबंध ठीक करने के लिए मोदी इस तरह की चीज़ें कुछ कर रहे हो, जो कि अंदर चर्चाएं चल रही हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके को लेकर जिस तरीके से उन्होंने मोहन भागवत ने हमले किए, तो हो सकता है कि उसको लेकर जो है वो ठीक ठाक करने की बातें चल रही हों, तो उसके तहत हो। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आता है बीजेपी के, तो समिता जी उसमें अभी समय है, क्योंकि वो चुनाव का आते आते समय हो जाएगा जनवरी का, और जनवरी का समय ऐसे हो जाएगा कि अभी तो सितंबर तक उनका वही चलना है भर्ती अभियान, सदस्यता अभियान, और उसके बाद फिर वो मंडल अध्यक्षों के चुनाव होंगे, फिर जिला अध्यक्षों के होंगे, फिर प्रदेश के अध्यक्षों के होंगे, उसके बाद जाकर के कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बारी आएगी। तो वो जाते जाते जनवरी या फरवरी का समय आ जाएगा, और तब तक दिल्ली के विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो फिर उस समय रुकना पड़ेगा। तो देवेंद्र फडणवीस का नाम अगर आएगा भी अध्यक्ष के लिए, तो वो जाकर दिसंबर के बाद ही उसकी कोई स्थिति बनेगी। अभी उसकी कोई स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो अभी जो बातें हुई होंगी, तो ये हो सकता है कि उनको ये संतोष देने की कोशिश की जा रही हो कि आपको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, आरएसएस से मामला पैच करवाओ, और महाराष्ट्र तो हम हार ही रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तो आपको वैसे भी नहीं बनना है। तो आपका जो गुस्सा था कि आपको 12वीं के बाद इंटर करवा दिया अमित शाह जी ने, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनवा दिया, तो उस गुस्से को थूको और आपको आगे कुछ ठीक ठाक किया जाएगा, नड्डा जी की जगह आपको बना दिया जाएगा। तो ये उनको मनाने की कोशिशें हो सकता है हो रही हो, चूँकि देवेंद्र फडणवीस भी ने देखिए सबसे पहले जो दबाव बनाने की कोशिश की नरेंद्र मोदी के ऊपर बीजेपी के अंदर, वो देवेंद्र फडणवीस ने शुरू की। जैसे ही लोकसभा के चुनाव परिणाम आए, सबसे पहले अपने इस्तीफे की पेशकश देवेंद्र फडणवीस ने कर दी। अब देवेंद्र फडणवीस ना तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देवेंद्र फडणवीस ना महाराष्ट्र के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, तो हार की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस किस हैसियत से लेंगे? यानी उन्होंने दबाव बनाया कि हार की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह को लेनी चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये दबाव देवेंद्र फडणवीस ने नरेंद्र मोदी के ऊपर बना दिया था सबसे पहले। और उसके बाद बीजेपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, किस तरीके से खलबली मची, मैनेजमेंट शुरू हुआ बीजेपी के अंदर। नरेंद्र मोदी अभी तक बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं, एनडीए संसदीय दल के नेता हैं, तो अभी तक वो बीजेपी के संसदीय दल के नेता चुनवा पाने की स्वयं को हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। इसका मतलब कि बीजेपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ सड़बड़ दिख रही हैं। तो ये जिस तरीके से है, इसको लेकर मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को मनाने की कोशिशें की गई होंगी बंद कमरे में, या धमकाने की कोशिशें की गई होंगी, जो भी होता हो उनके यहाँ, मनाया जाता हो या धमकाया जाता हो हमें नहीं मालूम, क्योंकि बंद कमरे की बातें बाहर तो आती नहीं है, बंद कमरे में किसके साथ क्या हुआ। बचपन में हम लोग सुनते रहते हैं कि वो कहावत में किस्से कहानियाँ कि वो थे एक सज्जन, तो गए अंदर जाके उनकी पिटाई हुई, बाहर आके बोले कि अरे बचपन का दोस्त है, तो बातें हो रही थी।
तो ऐसे बचपन की दोस्ती हो सकता है वहाँ होती हो, या हो सकता है समझाया ही जाता हो, तो वो उनका अंदर का मसला है। बंद कमरे की बातें बाहर वैसे भी नहीं आती हैं, जो भी आती हैं तो जो बंद कमरे में होती हैं वही लोग लीक कराते हैं सर मित्रा जी, वरना बंद कमरे की बातें बाहर कैसे आ जाएंगी। तो वह उनका मसला है, वो तो उसकी बात नहीं करनी है। लेकिन ये हो सकता है कि उनको मनाने की कोशिश की गई हो। कुल मिलाकर जो मुझको लगता है सर मित्रा जी, वो यही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। ये बात नरेंद्र मोदी की भी समझ में आ गई है, बीजेपी की समझ में भी आ गई है कि महाराष्ट्र हाथ से जा चुका है, इसको किसी भी हाल में बचाया नहीं जा सकता है। अब जो बचाना है वो मोदी जी की छवि बचानी है, तो मोदी जी को महाराष्ट्र में कम भेजा जाए, मोदी जी के पोस्टर महाराष्ट्र में ना लगवाए जाए, और हार का ठीकरा फोड़ा जाए अब अजित पवार या एकनाथ शिंदे के सिर, इसकी तैयारी की जाए। इस तरफ बीजेपी बढ़ रही है सुमित्रा जी, और उनका आंतरिक सर्वे भी कुल मिलाकर यही इशारे देता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, केंद्र की सत्ता तो किसी तरह मोदी जी ने बचा ली नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कारण, लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता क्या वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब हालांकि बीजेपी अभी से देने लग गई है। वो खुद ये मान रही है कि हम 55 से 65 सीटें ही जीत पाएंगे, यानी किसी भी तरह से महायुति की सरकार नहीं बनने जा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन एमवीए जो है वो एक बड़ी जीत की तरफ न केवल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि अब तो उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ साथ नरेंद्र मोदी को भी एकदम चुनौती पेश कर दी है कि या तो आप रहेंगे या तो हम रहेंगे। ये चुनौती आगे राष्ट्रीय परिदृश्य में और किन नई चुनौतियों को जन्म देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े और आपने इसको ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।